जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूनानी भूगोल वेता पढ़ रहे थे हम और इसकी टोटल 2 क्लास हो चुकी हैं। आज हम नई क्लास शुरू करने वाले हैं और इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्यारे साथियों, जो यूनानी भूगोल वेता थे इनसे रिलेटेड कुछ बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इन सभी को यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। तो गणितीय भूगोल का विकास थेल्स, एनेक्सिमेंडर एवं अरस्तु के द्वारा किया गया था, परंतु इसे चरम बिंदु तक पहुंचाने का श्रेय इरेटोस्थनीज को दिया जाता है। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं प्यारे साथियों, गणितीय भूगोल का विकास थेल्स और एनेक्सिमेंडर और अरस्तु इन 3 कैंडिडेटों ने किया था। गणितीय भूगोल का विकास किस किसने किया? थेल्स ने किया, एनेक्सिमेंडर ने किया और अरस्तु ने किया। गणितीय भूगोल को चरम बिंदु तक पहुंचाने का काम किसने किया था? इरेटोस्थनीज ने किया था। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है प्यारे साथियों, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बन सकता है। सर्वप्रथम यूनानियों ने ही रेखा जाल के आधार पर विश्व मानचित्र को बनाने का काम किया था। तो रेखा जाल के आधार पर सबसे पहले विश्व मानचित्र बनाने का काम किसने किया? यूनानियों ने किया। प्लेटो के सहयोगी पोंटिकस ने पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूर्णन को निश्चित किया था। अब जो प्लेटो का एक सहयोगी था, यहाँ से मैं आपसे एक क्रॉस क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जो मैं आपको ऑलरेडी बता दिया था प्यारे साथियों। प्लेटो के शिष्य कौन थे और अरस्तु के शिष्य कौन थे? प्लेटो के शिष्य कौन थे और अरस्तु के शिष्य कौन थे, ये आपको बताना है। यहाँ पर प्लेटो के एक सहयोगी थे जिनका नाम था पोंटिकस। पोंटिकस ने पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूर्णन को निश्चित किया था। पोंटिकस ने बताया था कि भाई जो पृथ्वी है वो क्या कर रही है? अपने अक्ष पर घूर्णन कर रही है। तो जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन कर रही है, इसके बारे में किसने बताया? पोंटिकस ने बताया। इरेटोस्थनीज द्वारा खींची गई सर्वप्रथम समानांतर हरक्यूलस के पिल्लर से भारत के छोर तक खींची गई थी। ये आपको बहुत स्पेशली तरीके से ध्यान रखना है, यहाँ से स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन बनने वाला है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं। प्लेटो निगमनात्मक पद्धति में विश्वास करते थे, जबकि अरस्तु आगमनात्मक पद्धति में विश्वास करते थे। अब आगमनात्मक निगमनात्मक इसको लेकर हम कंफ्यूज हो जाएंगे। भाई पेपर में इसी तरीके से पूछेगा, स्टेटमेंट बना देगा दो। प्लेटो आगमनात्मक पद्धति के समर्थक थे, अरस्तु निगमनात्मक पद्धति के समर्थक थे। वहां कंफ्यूज हो जाते हैं। भाई प्रेशर ही इतना होता है पेपर में, जो बहुत अच्छे से याद करके जाते हैं उसे भूल जाते हैं। तो यहां पर मैं याद करने का तरीका बता रहा हूं। देखो, अरस्तु और प्लेटो दो शब्द ये हैं, निगमनात्मक और आगमनात्मक, दो शब्द की है। टोटल 4 शब्द हैं। हमें इन 4 शब्दों को एक दूसरे से इंटरलिंक करके याद करना है। अरस्तु और आगमनात्मक दोनों में ए है। अरस्तु ऐसे शुरू हो रहा है, आगमनात्मक भी ऐसे शुरू हो रहा है। भाई वैसे आगमनात्मक आ से शुरू हो रहा है, लेकिन जो आ शब्द है उसमें भी ए इंक्लूड है ना। तो अरस्तु और आगमनात्मक दोनों ऐसे शुरू हो रहे हैं। तो अरस्तु आगमनात्मक पद्धति के समर्थक थे और प्लेटो निगमनात्मक के समर्थक थे। जब प्लेटो और अरस्तु ने डिसाइड किया कि भाई तू कौन सी पद्धति का समर्थक है और तू कौन सी पद्धति का समर्थक है, दोनों के बीच झगड़ा चल रहा था। प्लेटो बोल रहा था कि भाई मैं आगमनात्मक का रहूंगा, अरस्तु बोल रहा था कि मैं निगमनात्मक का रहूंगा। दोनों के बीच जबरदस्त तरीके का झगड़ा चल रहा था कि भाई मैं कौन सी पद्धति का हूँ, मैं कौन सी पद्धति का हूँ। इसी बीच दोनों ने समझौता किया कि भाई देख, तेरा भी नाम हो जाएगा, तेरे नाम से ही पद्धति बन जाएगी, लोगों को कंफ्यूज भी नहीं होगा, आगे बच्चे गाली नहीं निकालेंगे कंफ्यूजन के मामले में। तो दोनों ने डिसीजन लिया कि भाई ऐसे करते हैं, अरस्तु ऐसे शुरू हो रहे, आगमनात्मक ऐसे शुरू हो रहे। तो कि मैं ऐसे करता हूं, मैं अरस्तु हूं और मैं आगमनात्मक पद्धति का समर्थन करता हूं। यार दोनों में ऐसे शुरुआत हो रही है, दोनों की मेष राशि है। तो यहां पर दोनों की राशि क्या थी? सेम थी। और इसी चीज को लेकर झगड़ा हो रहा था। प्लूटो को यह सहन नहीं हो रहा था कि ये इस तरीके से मैचिंग हो दोनों की, कि दोनों की मेष राशि बन जाए। लेकिन बाद में दोनों ने समझौता कर लिया। तो अरस्तु की भी मेष राशि होती है और आगमनात्मक की भी मेष राशि होती है, दोनों ऐसे शुरू हो रहे हैं। तो ये याद करने का तरीका है। बची निगमनात्मक और प्लेटो, तो वो आप वैसे ही याद कर लोगे। अब आगमन पद्धति क्या होती है, निगमन पद्धति क्या होती है, मैं यहाँ पर नहीं समझाऊंगा। यूनानियों ने विश्व को उष्ण, समशीतोष्ण और शीत कटिबंधों में विभाजित किया था। अब मैं यहाँ से फिर आपसे एक क्रॉस क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। भाई अरस्तु ने ताप कटिबंध के आधार पर विश्व को कितने भागों में विभाजित किया था? इसके अलावा एक और विद्वान थे
एक और ज्योग्राफर थे जिन्होंने पृथ्वी को टोटल 5 भागों में विभाजित किया था। एक उष्ण कटिबंध, 2 शीतोष्ण कटिबंध और 2 शीत कटिबंध। उस विद्वान का आप नाम बताओ। यूनानियों ने तापमान एवं मानव अधिवास के बीच में संबंध स्थापित किया। अरस्तु ने बताया कि विषुवत रेखीय क्षेत्र से अधिक तापमान एवं ध्रुवीय क्षेत्र में अधिक ठंड होने के कारण मानव के निवास के योग्य नहीं है। अरस्तु महोदय ने बताया कि जो विषुवत रेखीय क्षेत्र वहाँ पर अधिक टेम्परेचर रहता है, ध्रुवीय क्षेत्र में बहुत ही कम टेम्परेचर रहता है, जिसकी वजह से वो निवास के योग्य नहीं है। अब मैं यहाँ फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कौन सा ऐसा ज्योग्राफर था जिसने पृथ्वी की परिधि का मापन 2 तरीके से किया, एक विषुवत रेखा के थ्रू किया था और एक ध्रुव के थ्रू किया था, जिसमें उन्होंने 25,000 मील और 25,830 मील बताया था। उस विद्वान का नाम बताओ आप। अरस्तु का यह मानना था कि जब भूगर्भ में स्थित गैस बाहर निकलने का प्रयास करती हैं तो ज्वालामुखी और भूकंप की क्रियाएं पैदा होती हैं। अरस्तु ने बताया बिल्कुल सिंपल से लॉजिक के बेस पर बताया कि भाई जब पृथ्वी के अंदर गैसों की मात्रा बढ़ जाती है तो वो गैस बाहर निकलती है, जिसकी वजह से ज्वालामुखी और भूकंप आ जाता है। थियोक्रेटस ने जलवायु और वनस्पति के बीच में संबंध बताया। पाइथागोरस ने सर्वप्रथम पृथ्वी को गोल बताया। अरस्तु ने पृथ्वी के गोलाभ आकृति के विषय में 2 तर्क दिए। अरस्तु ने पृथ्वी की गोलाभ आकृति के संबंध में 2 तर्क दे दिए। अरस्तु ने 2 ऐसे तर्क बताए जिसकी वजह से उन्होंने फिक्स कर दिया, जिसकी वजह से उन्होंने बिल्कुल प्रूफ दे दिया कि यार सच में पृथ्वी की आकृति गोलाभ के जैसी होती है। और वो 2 तर्क थे, जिसमें पहला तर्क था कि गुरुत्वाकर्षण के नियम से यह स्पष्ट होता है कि प्रत्येक वस्तु की प्रवृत्ति केंद्र की ओर जाने की होती है। अरस्तु ने बताया कि भाई पृथ्वी क्या है, गोलाभ के आकार की है, और उसके 2 रीजन बताए कि 2 ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से पृथ्वी की आकृति गोलाभ जैसी है। जिसमें सबसे पहला रीजन कि गुरुत्वाकर्षण का नियम कहता है कि प्रत्येक वस्तु अपने केंद्र की ओर खिंची हुई आती है। अब सपोज दैट पृथ्वी का आकार ऐसा था, अब प्रत्येक वस्तु सेंटर की ओर खींची आ रही है। अब ऐसा तो है नहीं कि चलो सभी की सभी वस्तु सेंटर पर खींच के आ जाएंगी, तो वहां पर भी एक क्षेत्र में तो आके रुकेंगे ना। तो ये भाग ये जो इसके चारों कॉर्नर थे वो सेंटर में आ गए। सेंटर में आने की वजह से फिर क्या हो गया, इसका आकार गोल आकार का हो गया। दूसरा कारण बताया, चंद्र ग्रहण में चंद्रमा के तल पर पड़ने वाली छाया की आकृति से भी यह स्पष्ट होता है कि पृथ्वी गोलाभ होती है। अरस्तु ने पृथ्वी के गोलाभ आकृति होने के पीछे 2 रीजन बताए। पहला, गुरुत्वाकर्षण का नियम से उन्होंने स्पष्ट किया कि भाई गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या कहता है कि प्रत्येक वस्तु केंद्र की ओर खींचती है। दूसरा, उन्होंने बताया कि जब चंद्र ग्रहण होता है और चंद्रमा के तल पर जब पृथ्वी की छाया पड़ती है तो उससे भी ऐसा दिखता है कि भाई पृथ्वी की आकृति कैसी है, गोलाभ के जैसी है। जब चंद्र ग्रहण होता है तो चंद्र ग्रहण में क्या होता है प्यारे साथियों, पृथ्वी की छाया चंद्रमा के ऊपर पड़ती है, और उस छाया को देखकर अरस्तु को लगा कि भाई चंद्रमा के ऊपर जो पृथ्वी की छाया दिख रही है वो कैसी दिख रही है, गोलाभ के आकार की दिख रही है। अब हम बात करते हैं रोमन भूगोलवेताओं के बारे में। तो सबसे पहले हम रोमन भूगोलवेताओं के जो योगदान है उनको कवर करने की कोशिश करते हैं बिल्कुल सही ढंग से प्यारे साथियों। अब देखो एक एक करके पढ़ेंगे। यूनानी साम्राज्य के पतन के साथ ही यूनानी विद्वानों की रुचि भी विज्ञान में कम होती चली गई। इसके पश्चात रोमन साम्राज्य का उदय हुआ। देखो, यूनानी साम्राज्य के पतन के साथ यूनानी विद्वानों की रुचि भी विज्ञान में कम होती चली गई और इसके पश्चात रोमन साम्राज्य का उदय हुआ। भाई पहले यूनानी साम्राज्य था, धीरे धीरे यूनानी साम्राज्य का पतन हो गया और रोमन साम्राज्य था उसका उदय हो गया। तो रोमन साम्राज्य का उदय किसके पश्चात हुआ, यूनानी साम्राज्य के पतन के पश्चात। तो ये बात आपको बहुत सही ढंग से याद करनी है प्यारे साथियों कि यूनानी साम्राज्य के पतन के बाद रोमन साम्राज्य का उदय हुआ था, रोमन साम्राज्य की शुरुआत हुई थी। रोमन भूगोलवेताओं ने मुख्यतः ऐतिहासिक एवं प्रादेशिक भूगोल के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अब जो रोमन भूगोलवेता थे इनका 2 जगह सबसे बड़ा योगदान था, एक ऐतिहासिक भूगोल में और दूसरा प्रादेशिक भूगोल में। तो ऐतिहासिक भूगोल में और प्रादेशिक भूगोल में सबसे बड़ा योगदान किसका था प्यारे लाडलो, रोमन भूगोलवेताओं का था। स्ट्रैबो ने प्रादेशिक एवं ऐतिहासिक भूगोल के क्षेत्र में काम किया था। एक विद्वान थे स्ट्रैबो, इन्होंने क्या किया काम, भाई स्ट्रैबो ने प्रादेशिक और ऐतिहासिक भूगोल के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से काम किया।
पोलिबियस, पोसिडोनियस आदि भूगोलवेताओं ने भौतिक भूगोल के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो ये बात भी आपको बहुत सही ढंग से याद करना है प्यारे साथियों कि पोलिबियस और पोसिडोनियस इन दोनों भूगोलवेताओं ने भौतिक भूगोल के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब हम एक एक करके पढ़ते हैं रोमन भूगोलवेताओं को, और रोमन भूगोलवेता इनकी शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले स्ट्रैबो के साथ। सबसे पहले हम स्ट्रैबो को पढ़ते हैं। स्ट्रैबो का जन्म हुआ था एशिया माइनर में स्थित अमीसिया नामक नगर में। ठीक है, अब देखो प्यारे साथियों, स्ट्रैबो का जन्म कहाँ पर हुआ? एशिया माइनर में स्थित अमीसिया नामक नगर में। भाई एशिया माइनर में एक नगर था जिसका नाम था अमीसिया। तो एशिया माइनर में जो अमीसिया नगर था उस नगर में स्ट्रैबो का जन्म हुआ। स्ट्रैबो रोमन होते हुए भी यूनानी भाषा में लिखने वाले पहले भूगोलवेता थे। ये स्ट्रैबो की एक बहुत ही खास बात थी प्यारे साथियों। स्ट्रैबो रोमन भूगोलवेता थे लेकिन ये लिखने का काम यूनानी भाषा में करते थे। स्ट्रैबो द्वारा तत्कालीन समस्त भौगोलिक ज्ञान को एक साथ एकत्रित कर एक सामान्य पुस्तक के रूप में प्रस्तुत करने का सबसे पहले प्रयास किया था। स्ट्रैबो द्वारा तत्कालीन समस्त भौगोलिक ज्ञान को एक साथ एकत्रित कर एक सामान्य पुस्तक के रूप में प्रस्तुत करने का सबसे पहले प्रयास किया था। स्ट्रैबो प्रथम विद्वान था जिसने संपूर्ण भौगोलिक प्रबंध, उसकी सभी चारों शाखाओं गणित, भौतिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक में संबंध बताया था। स्ट्रैबो पहला विद्वान था जिसने संपूर्ण भौगोलिक प्रबंध, उसकी सभी चारों शाखाएं गणितीय भूगोल, भौतिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल और ऐतिहासिक भूगोल के बीच में संबंध बताया था। भूगोल एवं इतिहास के बीच गहरे संबंध को स्पष्ट किसने किया? स्ट्रैबो ने। स्ट्रैबो ने क्या किया था प्यारे साथियों? इतिहास और भूगोल के बीच में जो गहरा संबंध ना उसको एक्सप्लेन किया था। स्ट्रैबो को नियतिवादी चिंतन का पहला महत्वपूर्ण विचारक माना जाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है प्यारे साथियों कि नियतिवादी चिंतन का सबसे पहला भूगोलवेता कौन था? नियतिवादी चिंतन का सबसे पहला सबसे महत्वपूर्ण विचारक कौन था? स्ट्रैबो महोदय था। इन्होंने पहली बार एटलस और विसुवियस पर्वत का वर्णन किया। विसुवियस पर्वत को इन्होंने जलता हुआ पर्वत कहा। अब यहां से भी क्वेश्चन बनता है प्यारे साथियों कि विसुवियस पर्वत को जलता हुआ पर्वत किसने बताया था? स्ट्रैबो महोदय ने। एटलस और विसुवियस पर्वत का वर्णन किसने किया था? स्ट्रैबो महोदय ने। अब आपको जब मैं जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ाऊंगा ना वहां पर आपको मैं बताऊंगा कि भाई विसुवियस क्या है। विसुवियस पर ज्वालामुखी उद्गार की क्रिया होती है। इस वजह से उस टाइम ज्वालामुखी उद्गार हो रहा था। जब स्ट्रैबो महोदय विसुवियस पर्वत का अध्ययन कर रहे थे उस टाइम विसुवियस पर्वत से क्या हो रहा था? ज्वालामुखी उद्गार हो रहा था। इसी वजह से इन्होंने विसुवियस पर्वत को जलता हुआ पर्वत कह दिया। इन्होंने अधिवासित प्रदेशों के लिए ओक्यूमेन शब्द का प्रयोग किया जिसे वर्तमान समय में इक्यूमेन कहते हैं। अब एक यूनानी भूगोलवेता भी थे जिन्होंने अधिवासी क्षेत्र के लिए ओक्यूनेरे शब्द का प्रयोग किया था। बताओ कौन से ऐसे भूगोलवेता थे? ऐसे कौन से यूनानी भूगोलवेता थे जिन्होंने अधिवासी क्षेत्र के लिए ओक्यूनेरे शब्द का प्रयोग किया था? बताओ ओक्यूनेरी शब्द का प्रयोग कौन से यूनानी भूगोलवेता ने किया था? अधिवासित प्रदेशों के लिए ओक्यूमेन शब्द का प्रयोग किसने किया था? स्ट्रैबो ने। स्ट्रैबो कौन थे? एक रोमन भूगोलवेता थे। और जो ओक्यूमेने थे उसे अब फिलहाल में क्या कहा जाता है प्यारे साथियों? इक्यूमेन कहा जाता है। स्ट्रैबो ने पृथ्वी को दीर्घायत माना था। स्ट्रैबो ने पृथ्वी को दीर्घायत या ओब्लोंग आकार की माना था। इन्हें फादर ऑफ रीजनल ज्योग्राफी भी कहा जाता है। अब बताओ प्यारे साथियों ओशियन ज्योग्राफी का पिता किसे कहा जाता है? फादर ऑफ ओशियन ज्योग्राफी किसे कहते हैं? एक यूनानी भूगोलवेता हैं जिनको फादर ऑफ ओशियन ज्योग्राफी कहते हैं। फादर ऑफ रीजनल ज्योग्राफी स्ट्रैबो को कहते हैं। यह पहला व्यक्ति था जिसने भूगोल को क्षेत्रवर्णी विज्ञान कोरोलॉजिकल साइंस कहा था। स्ट्रैबो एक ऐसा पहला व्यक्ति था जिसने भूगोल को कोरोलॉजिकल साइंस कहा था। ठीक है, ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है प्यारे साथियों।
कि स्ट्रैबो एक पहला ऐसा विद्वान था जिसने भूगोल को कोरोलॉजिकल साइंस कहा था। अब हम बात करते हैं यहाँ पर स्ट्रैबो महोदय की कुछ किताबों का नाम। भाई इनकी एक किताब का नाम है ज्योग्राफिकल एनसाइक्लोपीडिया। ज्योग्राफिकल एनसाइक्लोपीडिया किताब किसकी है? स्ट्रैबो की है। ज्योग्राफिका किताब किसकी है? स्ट्रैबो की है। तो प्यारे साथियों, स्ट्रैबो महोदय की दो किताब, पहली का नाम है ज्योग्राफिकल एनसाइक्लोपीडिया, दूसरी का नाम है ज्योग्राफिका। इस बुक में उस समय के बसे हुए संसार के ज्ञात भाग का वर्णन किया गया था। अब प्यारे साथियों, दोबारा से मैं रिपीट करता हूँ, ज्योग्राफिकल एनसाइक्लोपीडिया, जिसको ज्योग्राफिका भी कहते हैं, ये किताब स्ट्रैबो महोदय के द्वारा लिखी गई थी। स्ट्रैबो महोदय ने अपनी इस किताब ज्योग्राफिकल एनसाइक्लोपीडिया या ज्योग्राफिका में उस समय के जो बसे हुए क्षेत्र थे उनका वर्णन किया। तो अब यहाँ से फिर मैं आपसे एक क्रॉस क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आदिवासी क्षेत्र के लिए स्ट्रैबो ने कौन से शब्द का प्रयोग किया था? स्ट्रैबो महोदय ने अपनी किताब ज्योग्राफिकल एनसाइक्लोपीडिया या ज्योग्राफिका को कुल 17 खंडों में विभाजित किया था। पहले खंड में मेरे प्यारे साथियों पृथ्वी का एक इकाई के रूप में वर्णन किया। अगले 8 खंडों में ज्योग्राफिकल एनसाइक्लोपीडिया को टोटल 17 खंडों में विभाजित किया गया, जिसमें जो पहला खंड था, पहला खंड में क्या हुआ प्यारे साथियों? पृथ्वी का एक इकाई के रूप में वर्णन किया गया। अगले 8 खंडों में इटली, यूनान और यूरोप का वर्णन किया गया। अगले 6 खंडों में एशिया का वर्णन किया गया और अंतिम खंड में मेरे प्यारे साथियों अफ्रीका का वर्णन किया गया। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, ज्योग्राफिकल एनसाइक्लोपीडिया को स्ट्रैबो ने 17 खंडों में विभाजित किया। पहले खंड में पृथ्वी का एक इकाई के रूप में वर्णन, अगले 8 खंडों में इटली, यूनान और यूरोप का वर्णन, अगले 6 खंडों में एशिया का वर्णन और अंतिम खंड में अफ्रीका का वर्णन किया गया। इनकी दूसरी किताब थी हिस्टोरिकल मेमोरीज। ठीक है, तो हिस्टोरिकल मेमोरीज, ज्योग्राफिकल एनसाइक्लोपीडिया और ज्योग्राफिका, ये किताबें किसकी हैं? स्ट्रैबो महोदय की हैं। ज्योग्राफिकल एनसाइक्लोपीडिया ज्योग्राफिका को टोटल 17 भागों में विभाजित किया गया है। वहीं जो हिस्टोरिकल मेमोरीज है इसको कुल 43 भागों में विभाजित किया गया है। प्राचीन भूगोल के विषय में जो जानकारी आज उपलब्ध है वह मुख्य रूप से स्ट्रैबो की ज्योग्राफिका से ही ली गई है। प्यारे साथियों, आज हमें प्राचीन भूगोल के संबंध में जो भी जानकारी प्राप्त है, ये सारी की सारी जानकारी कहाँ से ली गई है? स्ट्रैबो महोदय की जो ज्योग्राफिका किताब थी वहीं से ली गई है। तो ये थी पूरी पूरी कहानी स्ट्रैबो के बारे में, आपको सही ढंग से समझ में आ गई होगी। अब हम शुरुआत करते हैं प्लिनी महोदय के बारे में। किसके बारे में? प्लिनी महोदय के बारे में। तो चलो प्लिनी की शुरुआत करते हैं। हिस्टोरिया नेचुरल्स इनकी किताब का नाम है प्यारे साथियों। इस बुक में इन्होंने ब्रह्मांड, जीव विज्ञान तथा मानव विज्ञान का वर्णन किया था। बहुत महत्वपूर्ण बात है प्यारे साथियों, हिस्टोरिया नेचुरल्स किताब किसकी है? प्लिनी महोदय की है। प्लिनी महोदय ने अपनी इसी किताब में ब्रह्मांड का, जीव विज्ञान का और मानव विज्ञान का वर्णन किया था। उसके बाद हम बात करते हैं टोलमी के बारे में। टोलमी मिस्र के अलेक्जेंड्रिया में इनका जन्म हुआ था। बताओ प्यारे साथियों, टोलमी का जन्म मिस्र के अलेक्जेंड्रिया में, मिस्र के अलेक्जेंड्रिया में किसका जन्म हुआ? टोलमी का हुआ। अब मिस्र से संबंधित क्वेश्चन बताओ प्यारे साथियों, मिस्र का अध्ययन किसने किया? मिस्र को नील नदी का वरदान कौन से भूगोलवेत्ता ने बताया? 2 क्वेश्चन। मिस्र का जो डेल्टा है वो काली मिट्टी से बना हुआ है, ये किसने कहा? मिस्र के डेल्टा में जो मिट्टी आई है वो इथोपिया से आई है, ये किसने बताया? अब सबसे बड़ा मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं प्यारे साथियों, नदी घाटियों का निर्माण अपरदन के द्वारा होता है, ये किसने कहा था? बताओ प्यारे लाडलो। अब पता चलेगा आप कितना पढ़ते हो कि नदी घाटियों का निर्माण अपरदन क्रिया के द्वारा होता है, ये किसने कहा था? ऐसे याद होगा भाई, पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, याद होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों का ये होता है सर मेहनत बहुत करते हैं, बहुत पढ़ते हैं, 5 बार रिवीजन कर दिया, 10 बार रिवीजन कर दिया, याद कुछ है नहीं। पढ़ने से कोई मतलब ही नहीं निकला। पढ़ने से मतलब तब है जब आप
जो पढ़ रहे हो वो आपको याद हो, और वहां से जो क्वेश्चन बन रहा हो वो आपसे 100% ठीक हो। देखो, एग्जाम फेल होने में सबसे बड़ा दुख पता है कब होता है? जब हमारे पढ़े हुए में से क्वेश्चन आता है वो गलत होता है, वो सबसे बड़ी गलती होती है। भाई जो पढ़ के नहीं गए वहां से क्वेश्चन आ रहा है वो गलत हो रहा है, तो उसमें कोई दुख की बात नहीं है, जायज सी बात है, गलत होगा ही वो। अब मैंने आपको एक लॉजिकल उसमें रिसर्च एप्टीट्यूड में मैंने आपको एरर्स पढ़ाए थे, अल्फा त्रुटि और बीटा त्रुटि। अभी मैंने जो आपको एग्जाम्पल दिया है कि आप कुछ पढ़ के नहीं गए और यदि वहां से आप क्वेश्चन ठीक करते हो तो इसमें कौन सी त्रुटि है, अल्फा त्रुटि है या बीटा त्रुटि है। दूसरी साइड आप बहुत अच्छे से पढ़ के गए लेकिन वहां आपने क्वेश्चन गलत कर दिया, तो इसमें अल्फा त्रुटि होगी या बीटा त्रुटि होगी। दोबारा से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, आप बहुत अच्छे से पढ़ के गए, आपको याद था लेकिन क्वेश्चन गलत कर दिया, अल्फा त्रुटि होगी या बीटा त्रुटि होगी। दूसरा क्वेश्चन, आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, आप उस टॉपिक के बारे में जानते भी नहीं थे लेकिन आपने क्वेश्चन ठीक कर दिया, तो इसमें अल्फा त्रुटि होगी या बीटा त्रुटि होगी, ये आपको बताना है प्यारे साथियों। यहाँ पर मिस्र के अलेक्जेंड्रिया में टोलमी का जन्म हुआ था। टोलमी प्राचीन यूनानी रोम परंपरा के आखिरी भूगोलविद कहा जाते हैं। अब देखो प्यारे साथियों, जो टोलमी है, टोलमी को प्राचीन यूनानी रोम परंपरा के आखिरी भूगोलवेता कहा जाता है। टोलमी महोदय को प्राचीन जो यूनानी काल था उसका बिल्कुल अंतिम भूगोलवेता कहा जाता है, जो कि एक रोमन भूगोलवेता थे। अब टोलमी का सबसे बड़ा योगदान कहाँ कहाँ था? तो प्यारे लाडलो, गणितीय भूगोल में, मानचित्र कला में और सामान्य भूगोल में टोलमी का सबसे बड़ा योगदान था। तो टोलमी का जो योगदान था इन 3 सेक्टर में था, पहला मैथमेटिकल ज्योग्राफी में, दूसरा कार्टोग्राफी में और तीसरा जनरल ज्योग्राफी में। तो गणितीय भूगोल, मानचित्र कला और सामान्य भूगोल में किसका योगदान था? टोलमी का था। अब एक सबसे महत्वपूर्ण किताब है टोलमी की जिसका नाम है अल्मागोस्ट। अब ये जो टोलमी की अल्मागोस्ट किताब है इसको हम अच्छे से पढ़ते हैं। यह गणित एवं खगोल विज्ञान पर लिखा गया एक विस्तृत ग्रंथ है। जो अल्मागोस्ट किताब है प्यारे साथियों किसकी है? टोलमी की है। अब ये जो अल्मागोस्ट किताब है यह गणित और खगोल विज्ञान पर लिखा हुआ एक बहुत ही डिटेल का ग्रंथ है। नक्षत्रों की गति पर प्रमाणिक पुस्तक मानी जाती है। अब ये नक्षत्र क्या होते हैं? नक्षत्र ग्रहों को कहा जाता है। तो नक्षत्रों या ग्रहों की गति के ऊपर प्रमाणिक तौर पर, एक वैलिड तौर पर लिखी हुई किताब कौन सी है? अल्मागोस्ट है। किसके द्वारा लिखी गई थी? टोलमी के द्वारा लिखी गई थी। टोलमी ने कहा कि पृथ्वी स्थिर है तथा अन्य खगोलीय पिंड इसकी परिक्रमा कर रहे हैं। भाई टोलमी महोदय ने बताया कि जो पृथ्वी है वो क्या है? बिल्कुल स्थिर है, कांस्टेंट है, और बाकी के जितने भी ग्रह वो क्या कर रहे हैं? इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। अब यहां से मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चन पूछता हूं। पहला क्वेश्चन, कौन से भूगोलवेता थे जिन्होंने कहा था कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है, सभी के सभी ग्रह इसके चक्कर लगा रहे हैं? एक यूनानी भूगोलवेता थे जिनका यह मानना था कि भाई पृथ्वी ब्रह्मांड के सेंटर में है, सभी के सभी ग्रह पृथ्वी के चक्कर लगा रहे हैं। दूसरी, एक ऐसे यूनानी भूगोलवेता थे जिनका मानना था कि भाई जो पृथ्वी है ना वो ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं है। ये बात भी एक यूनानी भूगोलवेता ने कही थी। अब उनके नाम बताओ प्यारे साथियों आप, यदि आपने सही ढंग से पढ़ रखा है तो, अदरवाइज फिर ऐसे पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। टोलमी पृथ्वी को गोल एवं ब्रह्मांड का केंद्र मानता था। ऐसे कौन से भूगोलवेता थे जो पृथ्वी को गोल भी मानते थे और वर्ताकार भी मानते थे? ऐसे कौन से भूगोलवेता थे जो पृथ्वी की आकृति ऑब्लोंग के टाइप की मानते थे? सेप्रिकल टाइप की आकृति किसने मानी थी पृथ्वी की? पृथ्वी की आकृति सेप्रिकल टाइप की होती है, ये किसने कहा था? जितने भी मैं क्रॉस क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपको हर एक क्रॉस क्वेश्चन का आंसर देना है। अब अल्मागोस्ट किसकी किताब है? टोलमी की है। अल्मागोस्ट के बारे में हमने बहुत अच्छे से समझ लिया, बहुत अच्छे से पढ़ लिया। अब हम दूसरी किताब पढ़ते हैं, द गाइड टू ज्योग्राफी। तो अब हम इसको पढ़ते हैं।
अब हम पढ़ते हैं द गाइड टू ज्योग्राफी। द गाइड टू ज्योग्राफी किताब किसकी है? टोल्मी की है, जिसको टोटल 8 खंडों में विभक्त किया गया है। इस बुक को विश्व का प्रथम भौगोलिक गैजेटियर माना जाता है। 2 क्वेश्चन प्यारे साथियों, अल्मागोस्ट किताब किसकी? टोल्मी की। दूसरा, द गाइड टू ज्योग्राफी किताब किसकी? टोल्मी की। द गाइड टू ज्योग्राफी को कितने भागों में विभाजित किया गया? 8 भागों में। विश्व का प्रथम भौगोलिक गैजेटियर कौन सी किताब को माना जाता है? द गाइड टू ज्योग्राफी को। इसके अलावा जो ज्योग्राफी के सिंथेसिस, द आउटलाइन ऑफ ज्योग्राफी, एनालोमा, ज्योग्राफिया, ये किताबें भी किसकी हैं? टोल्मी महोदय की हैं। माजिद हुसैन ने द ज्योग्राफी भी इनके द्वारा लिखी हुई बुक बताया। माजिद हुसैन ने द ज्योग्राफी बुक को भी किसकी बताया? टोल्मी महोदय की बताया है। गणितीय भूगोल के क्षेत्र में टोल्मी का बहुत बड़ा योगदान था, स्पेशली योगदान था प्रक्षेपों की रचना से संबंधित। तो एक यूनानी भूगोलवेता और थे, आपको याद आया होगा कि एक यूनानी भूगोलवेता भी थे जिन्होंने भी प्रक्षेपों के ऊपर काम किया था। तो अब आंसर भी बता दो क्या है, कौन थे जिन्होंने प्रक्षेपों के ऊपर काम किया था? और वो एक यूनानी भूगोलवेता थे। गणितीय भूगोल के क्षेत्र में टोल्मी का बहुत बड़ा योगदान था और स्पेशली जो इनका योगदान था वो था प्रक्षेपों की रचना से संबंधित। इन्होंने शंक्वाकार प्रक्षेपों के रूपांतरण किए एवं ध्रुवीय क्षेत्रों के लिए त्रिविमीय प्रक्षेपों का प्रयोग किया। त्रिविम प्रक्षेप को द्विविमीय प्रक्षेपों में परिवर्तित करने का काम कौन से यूनानी भूगोलवेता ने किया था? ऑर्थोग्राफिक और स्टीरियोग्राफिक प्रक्षेप कौन से यूनानी भूगोलवेता से संबंधित हैं? बताओ प्यारे साथियों, ऑर्थोग्राफिक स्टीरियोग्राफिक प्रक्षेप कौन से यूनानी भूगोलवेता से संबंधित है? दूसरा क्वेश्चन, त्रिविमीय आरेख को द्विविमीय आरेख में कन्वर्ट करने का काम कौन से यूनानी भूगोलवेता ने किया था? टोल्मी ने शंक्वाकार प्रक्षेपों के रूपांतरण किए एवं ध्रुवीय क्षेत्रों के लिए त्रिविमीय प्रक्षेप का प्रयोग किया। टोल्मी ने ही सर्वप्रथम मानचित्रों के प्रक्षेपों के संबंध में अक्षांश एवं देशांतर शब्दों का प्रयोग किया था। टोल्मी ने ही सर्वप्रथम मानचित्रों के प्रक्षेपों के संबंध में अक्षांश और देशांतर शब्दों का प्रयोग किया था। टोल्मी ने विश्व का मानचित्र रूपांतरित शंक्वाकार प्रक्षेप पर बनाया था। यहां से फिर एक क्वेश्चन पूछने का मन कर गया है भाई। एक यूनानी भूगोलवेता थे जिन्होंने विश्व का मानचित्र बनाया, वो भी एक बेलना आकार का। बताओ कौन थे जिन्होंने विश्व का मानचित्र बनाया और वो एक बेलन के आकार का बनाया? यूनानी भूगोलवेता थे, कौन से थे बता दो। टोल्मी ने विश्व का मानचित्र बनाया, रूपांतरित शंक्वाकार प्रक्षेप पर बनाया था। कुछ विद्वानों ने टोल्मी को साहित्यिक चोर, साहित्यिक चोर पेलग्रिस्टिक की संज्ञा दी, क्योंकि इसने मेरिसन ऑफ टायर और हिप्पार्कस के जो काम थे उनको चुराया था। टोल्मी के अनुसार भूगोल एक विज्ञान है जिसमें मानचित्र कला का अध्ययन किया जाता है। टोल्मी का मानना था कि भाई भूगोल क्या है? एक विज्ञान है जिसमें मानचित्र कला का अध्ययन किया जाता है। टोल्मी का मूल उद्देश्य खगोलीय सिद्धांतों के आधार पर विश्व के मानचित्रों को सुधार करना था। टोल्मी का जो मुख्य उद्देश्य है वो है खगोलीय सिद्धांतों के आधार पर विश्व के मानचित्रों में सुधार करना। टोल्मी ने पहली बार अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के आधार पर विश्व मानचित्र का निर्माण किया था। टोल्मी ने पहली बार अक्षांश देशांतर रेखाओं के आधार पर विश्व मानचित्र का निर्माण किया था। इन्होंने विश्व मानचित्र में दिन की लंबाई के अनुसार जलवायु खंडों का विभाजन किया था। अब जलवायु के आधार पर फिर मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन बन गया। एक यूनानी भूगोलवेता थे जिन्होंने विश्व को कुछ जलवायु पेटियों में विभाजित किया था। बताओ कौन से यूनानी भूगोलवेता थे जिन्होंने जलवायु पेटियों का निर्धारण किया था? कौन से यूनानी भूगोलवेता थे जिन्होंने क्लाइमेटा शब्द का प्रयोग किया था? टोल्मी ने विश्व मानचित्र में दिन की लंबाई के अनुसार जलवायु खंडों का विभाजन प्रस्तुत किया। इन्होंने विषुवत रेखा एवं अक्षांशों को समानांतर वर्त चक्र की सहायता से प्रदर्शित किया था।
एवं देशांतरों को सीधी रेखाओं द्वारा। ये सीधी रेखाएं विषुवत रेखा को समकोण पर काटती हैं एवं मानचित्र की सीमा के बाहर एक बिंदु पर मिलती हैं। भाई यहाँ से स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन बनेगा, पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन टोलमी से संबंधित है, कौन सा कथन टोलमी से संबंधित नहीं है, नीचे स्टेटमेंट टाइप से ये लिख देगा। तो इनको आप थोड़ा सही ढंग से याद कर लेना। टोलमी पहला विद्वान था जिसने वोल्गा नदी की जानकारी प्राप्त की, वोल्गा नदी को पहचाना और उसे मानचित्र पर अंकित किया। बताओ कौन सा ऐसा विद्वान था जिसने सबसे पहले वोल्गा नदी को पहचाना और उसे मानचित्र पर रिप्रेजेंट करने का काम किया था, मानचित्र पर इंडिकेट करने का काम किया था? टोलमी। टोलमी ने ही सर्वप्रथम बंगाल की खाड़ी को मानचित्र पर दिखाया था। टोलमी ने गंगा एवं उसकी प्रमुख सहायक नदियों के उद्गम स्थल हिमालय में बताया था। टोलमी ने ही गंगा और उसकी सहायक नदियों का जो उद्गम स्थल है वो हिमालय में बताया था। टोलमी ने हिंद महासागर के दक्षिण में एक महाद्वीप की कल्पना की। वास्तव में यह अंटार्कटिका महाद्वीप था जिसे 18वीं शताब्दी में कैप्टन कुन ने खोजा था। तो अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज किसने की? कैप्टन कुन ने की। कब की? 18वीं शताब्दी ने। और टोलमी महोदय ने तब बता दिया था कि भाई हिंद महासागर के दक्षिण में एक महाद्वीप और है, लेकिन उन्होंने उस टाइम इसका नाम नहीं दिया था, इन्होंने तो केवल बताया था कि हिंद महासागर के दक्षिण में एक महाद्वीप है। गंगा और उसकी सहायक नदियों का उद्गम हिमालय, ये टोलमी ने कहा। बंगाल की खाड़ी को मानचित्र में टोलमी ने दिखाया। वोल्गा नदी को पहचानना, उसे मानचित्र पर दिखाना, उसका विस्तृत तरीके से अध्ययन करना, ये किसने किया? टोलमी ने किया। नील नदी पर काम हेरोडोटस ने किया। टोलमी ने एमेगो मुंडी या संसार के चित्र का निर्माण किया था। टोलमी ने अमेगो मुंडी या संसार के चित्र का निर्माण किया। टोलमी के अनुसार पृथ्वी की परिधि 18,000 मील है। अब एक ऐसे भी विद्वान थे, एक ऐसे यूनानी विद्वान थे जिन्होंने पृथ्वी और चंद्रमा और पृथ्वी और सूर्य की जो बीच की दूरी थी उसको स्टेडियम में मापा था। बताओ कौन थे? टोलमी ने हिंद महासागर को एक आंतरिक सागर के रूप में दर्शाया, जबकि एशिया और अफ्रीका को एक अज्ञात स्थल भाग के जुड़ा हुआ बताया। टोलमी ने हिंद महासागर को आंतरिक सागर बताया, जबकि दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, टोलमी ने हिंद महासागर को एक आंतरिक सागर बताया, जबकि एशिया और अफ्रीका को एक अज्ञात स्थल के रूप में बताया। अब एक ऐसा यूनानी भूगोलवेत्ता था जिसने कैस्पियन सागर को आंतरिक सागर बताया, और कुछ यूनानी भूगोलवेत्ता ऐसे भी थे जो कैस्पियन सागर को उत्तरी सागर की शाखा मानते थे। नाम बता दो। उसके बाद हम बात करते हैं पोम्पोनियस मेला के बारे में। पोम्पोनियस मेला की किताब का नाम है कोस्मोग्राफी डी कॉस्मोग्राफी। ठीक है, सॉरी, कोस्मोग्राफी और डी जियोग्राफिया। तो पोम्पोनियस मेला, इनकी दो किताब, पहला कोस्मोग्राफी और दूसरा डी कोरोग्राफिया। अब देखो इनका नाम को लेकर कंफ्यूजन है, इंग्लिश में तो है डी जियोग्राफिया और हिंदी में इसको लिखा हुआ है डी कोरोग्राफिया। तो ये आप थोड़ा सा याद कर लेना, दोनों की दोनों ही इस तरीके से समझो कि ये तीन नाम है, तीन किताब है पोम्पोनियस मेला की। पहले का नाम है कोस्मोग्राफी, दूसरी का नाम है डी जियोग्राफिया और तीसरी का नाम है डी कोरोग्राफिया। तो ये है मेरे प्यारे साथियों सभी की सभी रोमन भूगोलवेत्ता। अब आज ही आ रही है एक दूसरी क्लास प्यारे साथियों, नाइट में रिकॉर्डेड क्लास आएगी जिसमें हम अरब भूगोलवेत्ताओं को पढ़ लेंगे। रात को 10 बजे के आसपास आएगी अरब भूगोलवेत्ताओं की क्लास, तो प्लीज़ आप उसको सभी के सभी देखना। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों। और अभी लाइव ना, डायरेक्टली लाइव आकर ना पढ़ाने का सबसे बड़ा रीज़न है कि अभी भी थोड़ा फीवर का इफेक्ट हो रहा है, लंबे टाइम तक नहीं पढ़ा पाता। ये क्लास ही मैंने 3-4 टुकड़ों में रिकॉर्ड किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। और प्यारे साथियों, साथ के साथ जो भी मैं क्वेश्चन पुटअप करता हूँ इनके आंसर दे दिया करो।